नमस्ते फ्रेंड्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आप सभी को मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेट किए पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो आज हम जानेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब केमिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तब वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसे तैसे मिक्स नहीं होते, कुछ रूल्स होते हैं। तो उसी रूल्स को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बेसिक आइडिया आ गया। यस सर। तो जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये 1785 में मिस्टर एंटोine लेवेइसेर ने दिया था। देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, 1785, एंटोine लेवेइसेर। इन्होंने कहा था कि मैटर जो है या कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्शन से पहले जो वेट था उसका और रिएक्शन के बाद जो उसका वेट था वो इक्वल है। हम उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट अभी देख लेते हैं। There is no rise or drop in the weight of the matter during a chemical reaction. क्या ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ आया? नो सर। मैं समझाता हूँ। चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक फेमस रिएक्शन जो हमें ऑफ कोर्स पता है वो ये है कि HCl plus NaOH, this is an example, NaOH gives H2O plus NaCl। ये रिएक्शन हमें पता है। तो इस रिएक्शन में अगर HCl प्लस NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कंबाइंड वेट है, अगर ये कंबाइंड वेट या कंबाइंड मास जो भी बोल सकते हैं, अगर ये 4 ग्राम्स है, सोचो ये सोचो 4 ग्राम्स है, तो फिर रिएक्शन होने के बाद जो H2O और NaCl बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो फिर इसका जो वेट है वो कितना होगा? इक्वल टू 4 ग्राम्स ओनली। करेक्ट, ये भी 4 ग्राम का है। पहले भी 4 ग्राम, बाद में भी 4 ग्राम, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इसलिए यही जो लॉ है ये एक लॉ के रूप में आता है। ये एंटोine लेवेइसेर ने दिया था। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल वेट ऑफ reactants is equals to
total weight of products. Oh, understood, sir. Understood. अब जो अगला लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 1794 में मिस्टर जे एल प्राउस्ट इन्होंने ये लॉ दिए थे। 1794 जे एल प्राउस्ट। तो जो लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है वो अभी हम देखते हैं। वो है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि द प्रोपोर्शन बाय वेट of the constituent elements in the various samples of a compound is fixed. ठीक है, देखो अभी चाहे तो पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O. करेक्ट। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे ग्लासेस हैं। हर एक ग्लासेस में अभी हमें पानी भरना है। तो सोचो कि एक में हम गंगा जल भर रहे हैं, एक में यमुना का पानी भर रहे हैं, एक में फिल्टर्ड पानी भर रहे हैं और एक में हम गटर का पानी भी भर रहे हैं। सिर्फ इमेजिन करो। अभी ये भी इमेजिन करो कि एक ग्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका का पानी भी भर दिया, एक ऐसे ग्लास में हमने साउथ अमेरिका का पानी भी भर दिया, यानी साउथ अमेरिका से लाया गया पानी हमने भर दिया, एक ग्लास में हमने यूरोप से लाया गया पानी डाल दिया। ऐसे इमेजिन करो अभी। ओके। अब एक ऐसा ग्लास भी लो जिसमें हमने वो पानी भरा है जो कि बर्फ़ से पिघला हुआ है। ओके। और एक ऐसा ग्लास भी लो जिसमें हमने पानी वो भरा है जो स्टीम को ठंडा करके बनाया गया है। ठीक है। और लास्ट एक ग्लास में एक ऐसा पानी भरो जो कि हमने इस इक्वेशन से पाया है, इस H2O से हमने वो ग्लास भरा है। ओके। यस सर। अब ये बताओ, क्या इन सारे ग्लासेस में जो पानी है उसका फॉर्मूला क्या सेम है? क्या वो सभी के सभी H2O ही है? यस सर, सेम। करेक्ट। और यही मिस्टर प्राउस्ट ने कहा था कि जो एलिमेंट है या जो सब्सटेंस है उसका जो रेशियो है, केमिकल रेशियो, वो कभी नहीं बदलेगा। उसका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन एक ही होता है, वो सेम रहता है। चाहे तो कितने भी हम वेरियस सैम्पल्स, चाहे कितने भी हम ग्लासेस ले लें, उसका रेशियो सेम रहता है। और भी अच्छे से समझते हैं, जैसे कि H2O है, H2O, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन यूज़ किया हमने और एक ऑक्सीजन यूज़ किया। अभी ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो है 1 ग्राम। ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये है 16 ग्राम्स। ये मैं सब समझाऊंगा अच्छे से, बस अभी के लिए ये एक फैक्ट के हिसाब से याद रखो। तो फिर H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ? हाइड्रोजन का वेट हुआ, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स। ये है हाइड्रोजन के लिए। और ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? ऑक्सीजन के लिए होगा
कि एक ही तो ऑक्सीजन का एटम है, तो 1 इंटू 16 ग्राम्स, 1 इंटू 16 ग्राम्स इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। तो फिर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है पानी में, वो कितना हुआ? 2:16, 2:16। या फिर हम सिंप्लीफाइड ऑर्डर्स में लिखते हैं, वो है कि 1:8। ये है रेशियो पानी का। चाहे कितने भी सैम्पल्स, कहाँ से भी उठा लो सैम्पल्स, रेशियो तो यही रहेगा। ना कि इसका 1:9 होगा, ना कि इसका 2:7 होगा। 1:8 इज द रेशियो, फिक्स्ड रेशियो। Oh, okay, sir. Okay. But, sir, is this rule or this law followed in every substance in this world? हाँ, ये रेशियो हर एक केमिकल जो कि पाया जाता है इस दुनिया में, वो फॉलो करता है। जैसे कि ये तो पानी का हो गया। हम जो ब्रीद आउट करते हैं, क्या करते हैं? ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे तो हम ब्रीद आउट करें, या प्लांट्स इनहेल करें, या कहीं से भी निकले या कहीं भी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होता है। सोचो कि 44 ग्राम्स हमने CO2 ले लिया, उसमें रहता है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 1632 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये रेशियो फिक्स्ड होता है। ये रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं समझाऊंगा अगले क्लास में। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि 44 grams in CO2 will have 12 grams of carbon and 32 grams of oxygen, and this ratio is fixed. Oh, okay. समझ गया सर, समझ गया. Very good. Revise it thoroughly. ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है, पहले के क्लासेस में ये नहीं सिखाया गया है, तो अच्छे से पढ़ लो ये कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। Sure, sir. Thank you, sir.